विकास से संबंधित आपके सामने टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। भाषा के विकास की बात करें अपन, हिंदी भारत के सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी होती है ना, वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से है। अब एक बात बताओ, ते मान लो कि तारो पेपर हो, कोई कंपटीशन को एग्जाम दिल्ली देना जाना था, है ना, और दिल्ली नहीं, मान लो कि थारो गाजियाबाद डाल दी, यूपी में डाल दी, है ना, तो पेपर देने गए थे, अब उठे मारवाड़ी बोलने लगा, समझ में आ जाएगी कि उनका कौन समझ में आवे, तो क्या बोलोगा थे, जटते हिंदी निकल जाएगी थारा मुंह। क्यों? क्योंकि थान बेरो अगर मारवाड़ी तो समझ में को नहीं आ, लेकिन हिंदी तो उनका समझ में ही आओगी। समझ में आ गई? पंजाब चला गया, पंजाबी तो को नहीं आ, लेकिन हिंदी काम काट ली। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां पर क्या उत्तर भारत में, अगर आप उत्तर भारत, दक्षिण पूर्वोत्तर, लगभग लोगों को यह भाषा समझ में आ जाती है। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, सबसे ज्यादा स्वीकृति है इस भाषा की। इसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। और इसकी शुरुआत कौन है? एक जननी, कौन सी भाषा बोली जाए? संस्कृत भाषा को इसको जननी बोला जाता है। संस्कृत से फिर प्राकृत भाषा बनी, फिर अपभ्रंश भाषा बनी, और फिर अन्य अलग प्रकार की बोलियां जैसे ब्रज हो गई, भोजपुरी हो गई, और अवधी भाषा का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? तो जो संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा निकली, अपभ्रंश भाषा निकली, और अलग अलग प्रकार की जो बोलियां होती हैं, अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषाएं हैं, वो सब भाषाएं इससे फिर निकलती चली गई। बाकी के जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं, वो सब आपके सामने कहां से निकलती हैं? आपके सामने हिंदी से ही निकलती हैं। अब थे मारवाड़ी बोलो हो ना, देखो कितना शब्द मारवाड़ी का बोलो हो, समझ में आ गया? सॉरी, हिंदी के शब्द उसमें कितने ज्यादा होते हैं। तो यही है, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कहां से निकली? बाद में हिंदी से निकली। संस्कृत से प्राकृत निकली, प्राकृत से हिंदी निकली, और हिंदी से बाद में क्षेत्रीय भाषाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। समय के साथ खड़ी बोली को मानक हिंदी का रूप दिया। तो आज के समय अपन जिस हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं वो कौन सी भाषा है? उसको खड़ी हिंदी बोली के नाम से जाना जाता है। अब इसके अनेक चरण हैं, उनको समझेंगे। प्रारंभिक चरण की बात करें, प्रारंभिक चरण की बात करें तो 10 से 16वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत से प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। तो कब से कब तक? 6वीं 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो संस्कृत है उससे प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ, और उससे अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। मध्यकालीन चरण का शुरुआत होती है वहां से क्या? अवधी भाषा और ब्रज भाषा में साहित्य लिखना शुरू होता है। फिर क्या है, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़े, जना क्या है, क्षेत्रीयवाद की आपका सामने भाषा निकल के आओ। क्षेत्रीयवाद के, मान लो कि अब मैं मारवाड़ी में बोल के पटा रही हूँ, है ना, कुछ शब्द बीच में मारवाड़ी का बोल रही हूँ, और बीच में हिंदी भी साथ पटा रही हूँ, ताकि मान लो और कट्ठे का टापर देख नहीं तो कोई भी समझे। तो यही है बाद में कि जो क्षेत्रीयवाद था, क्षेत्रीयवाद के जो लोग हैं उसको भी इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाए। इसीलिए तुलसीदास और सूरदास जैसे जो लेखक वो निकल के आए, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीयवाद की भाषा का उपयोग करना शुरू किया। फिर और समय आगे बढ़ा और आधुनिक भाषा निकल के आई, आधुनिक चरण आया, वहां पे खड़ी बोली निकल कर आती है, जहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जो आपके सामने बड़े जो लेखक हुए, इन्होंने एक भाषा का उपयोग किया जो सरल थी, सुगम थी, हर भारतीय समझ पा रहा था उसको, चाहे वो क्षेत्रीयवाद की बात हो, चाहे पूरे व्यापक रूप की बात हो, वो इतनी सरल व सुगम थी, हर व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पाता था। उसी भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी हिंदी बोली के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख नाम उनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज की हिंदी साहित्य, वैज्ञानिक और राजभाषा के रूप में स्थापित होती है। और जो आज की हिंदी की बात करें वो क्या है? साहित्यिक रूप से भी वैज्ञानिक और राजभाषा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी के जो फ्लो चार्ट है इसके लिए अलग से क्लास आएगी, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए डाल देता हूं मैं, उस समय पढ़ेंगे अपन फ्लो चार्ट के साथ। संस्कृत भाषा के विकास की बात करें, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देवताओं की वाणी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने वेद हो गए, जितने पुराण हो गए, जितने आपके सामने जो साहित्य है, जो शुरुआती साहित्य है जिसमें ज्यादातर धार्मिक बातें की गई, वो किस भाषा में लिखा गया है? आपके सामने संस्कृत में लिखा गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? देववाणी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। ये कैसी भाषा है? जहां पर आपके सामने सबसे प्राचीन भाषा भी है। क्यों? शुरुआत ही भारतीय साहित्य की कहां से होती है? संस्कृत भाषा से होती है। और साथ के साथ वैज्ञानिक भाषा भी है। वैज्ञानिक भाषा क्यों? क्यों सारी चीजों की जननी यही है। जितनी भाषाएं निकलती हैं आज भारत में, दो देख रहे हो, वो कहां से निकली है? संस्कृत से ही निकली है। तो इसीलिए वैज्ञानिक भाषा भी है। वैदिक संस्कृत की बात करें, संस्कृत के भी अलग अलग भाग हैं, उसमें से सबसे पहले वैदिक संस्कृत। इसमें क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद जैसे आपके सामने जितने भी वेद हैं उसको किस भाषा में लिखा गया? आपके सामने
जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लौकिक संस्कृत की बात करें, उसमें महाकाव्य, पुराण व उपनिषद जैसे चीजों का निर्माण किया गया। फिर क्या है, पहले तो आपके सामने जो सबसे शुरुआती भाषा जो संस्कृत भाषा थी वो वैदिक भाषा थी। फिर कौन सी संस्कृत आई? लौकिक संस्कृत। थोड़ा सा और सरलीकरण किया गया ताकि हर व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पाए, उसको लौकिक संस्कृत बोला गया, जहां पर महाकाव्यों का रचना की गई, पुराण व उपनिषदों की रचना की गई। फिर पाणिनि की जो अष्टाध्याय है, उन्होंने इसकी रचना की, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय की रचना की गई। उसमें जो पूरा एक वैज्ञानिक ढंग से किसी भी भाषा को रचना का उपयोग किया गया संस्कृत का, जिसमें उसमें व्याकरण का अद्वितीय ग्रंथ को लिखा गया। तो पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, उसमें संस्कृत को क्या, एक संस्कृत को समझने के लिए उसको वैज्ञानिक ढंग दिया गया। और कोई भी भाषा का वैज्ञानिक ढंग क्या होता है, उसमें जो व्याकरण आप देखते हो ना, वो उसका क्या होता है, वैज्ञानिक ढंग होता है। जहाँ थे व्याकरण में सीखो, पहले आप क ख सीखा, फिर जो स्वर व्यंजन सीखा, फिर आप जो आपके सामने 12 खड़ी सीखा, उसके बाद में जो फिर आती है आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, जितनी भी चीजें वो आप वैज्ञानिक ढंग से किसी भाषा को समझ पाते हो, वो उसकी लिपि हुआ है, समझ में आ गई बात। लिपि के वैज्ञानिक ढंग से, ताकि और कोई आदमी, दूसरा आदमी बातचीत सीखना चाहो ना, तो वो लिपि को उपयोग करके सीख सके। ऐ संस्कृत के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पाणिनि के द्वारा, जो क्या था, उसके वैज्ञानिक ढंग से व्याकरण का रूप की रचना की संस्कृत को, ताकि हर व्यक्ति समझ सके। संस्कृत ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के मूलभूत भूमिका निभाई। और संस्कृत ने क्या क्या, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी जो विकास है उसके लिए मूलभूत जो भूमिका निभाने का कार्य किया, निर्माण करने का। अगला है अंग्रेजी भाषा का विकास। तो अंग्रेजी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, हमने हिंदी का विकास देख लिया, हमने देखा संस्कृत का विकास, अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्न आएगा। अब देखेंगे अपन अंग्रेजी भाषा का विकास। अंग्रेजी भाषा का विकास है वो जर्मनिक भाषाओं से हुआ। तो अंग्रेजी भाषा है वह कोई जहाँ अपने संस्कृत भाषा से हिंदी को है ना, यहाँ जर्मनी की भाषा से की को विकास है, अंग्रेजी भाषा को उपयोग हुआ है। सबसे पहले आती है प्राचीन अंग्रेजी। प्राचीन अंग्रेजी कहाँ से आती है आपके सामने, 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में आपके सामने जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया, जिसे प्राचीन अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें वोल्फ नामक जैसी कृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर जो अंग्रेजी है वो मध्यकालीन अंग्रेजी निकल के आती है, मिडल इंग्लिश जिसको बोला जाता है, वो 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में चौफर नामक जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो यहाँ से निकल कर आती हैं। पारंपरिक हिंदी, आधुनिक अंग्रेजी। तो जो इनिशियल आपके सामने अर्ली जो अंग्रेजी है, जो आपके सामने जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें क्या था, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, वो कौन कब से कब तक है, 16 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई है। तो कब लिखी गई है, 16 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में आप मॉडर्न अर्ली इंग्लिश को देखते हो, जो किसके द्वारा लिखी गई, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। फिर और समय आगे बढ़ता है, मतलब शेक्सपियर जैसे महान कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर आधुनिक अंग्रेजी की बात करें, मॉडर्न इंग्लिश की, जो आज के समय पूरी दुनिया में अपन जो भाषा देखते हो, जो तकनीक के अंदर अंदर आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज, गूगल पे कोई भी चीज सर्च करोगे तो इंग्लिश में करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आता है वो इंग्लिश में आता है। तो आज के समय की जो भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है अंग्रेजी, उसको वैश्विक भाषा के रूप में पहचान मिली। फिर विज्ञान में भी उसी का प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी तकनीक में उसका प्रयोग होता है, और साहित्य में भी किसका प्रयोग देखने को मिलता है आपके सामने, अंग्रेजी भाषा का उपयोग में लिया जाता है। और जो ये भाषा उपयोग में ली जाती है इसी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। अगला है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी क्या होता है, भाषा प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर और डिजिटल साधनों का प्रयोग भाषा सीखने के लिए किया जाता है। जैसे आपने काफी बार सुना होगा ना, ग्रामरली हो गया, ग्रामरली ऐप का नाम सुना ना, उसमें ग्रामर से संबंधित चीजें सिखाई जाती हैं। और भी कई आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, अलग अलग जो ऐप होते हैं जो आपको इंग्लिश या कोई भाषा सिखाने का उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, इसमें आप कोई भी भाषा को सीखोगे, उसमें अनुवाद करना सीखते हो, उसकी ध्वनि पहचानने के लिए किया जाता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर आप उपयोग करके, कोई भी तकनीक का उपयोग करके आप क्या करते हो, आप कोई भी भाषा को सीखते हो, उसका अनुवाद करना सीखते हो, उसकी ध्वनि को पहचान करना सीखते हो, उसी को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आज की सूचना क्रांति में भाषा प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। और आज के समय जो टेक्नोलॉजी है, जो सूचना क्रांति है,
जो आपके सामने जो उसमें जो भाषा है उसका क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। प्रमुख उपयोगियों की बात करें तो सबसे पहले है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग, मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, मशीनों के द्वारा जो अनुवाद किया जाता है। जैसे अब ध्यान, कोई भी मैसेज टाइप करना हो, इंग्लिश को नहीं आता ना, जब दे गया हिंदी में टाइप करो और कॉपी करके गूगल पर डाल दो, गूगल ट्रांसलेट पे तुरंत इंग्लिश में होगा, चाहे फारसी में लिखो चाहे फ्रेंच में लिखो, कोई भी भाषा में लिखो, बोन कन्वर्ट करके देते को। अगला क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, थे के करो थान यूट्यूब पर कोई चीज बोलनी थी और थान को समझ में आयो कि यूनिवर्सिटी चैंपियन की मोहित सर की अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन की क्लास चलाओ, समझ में आ गई, तो तुरंत वो समझा कर वह क्लास चला के देते को था, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, वाक पहचान के नाम से जाना जाता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एलेक्सा, सीरी व गूगल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। भाषा शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन भाषा ऐप होते हैं, जैसे डुओलिंगो हो गया, मैंने आपको बताया था ना, डुओलिंगो हो गया, बायजूस हो गया, आपके समय ग्रामरली हो गया, ये सब क्या भाषा सिखाने के उपकरण होते हैं। जिसमें डुओलिंगो क्या होता है, आपको यहाँ पे इंग्लिश के टीचर वगैरह मिल जाते हैं जो आपको क्या सिखा देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोलना, स्पोकन हो गई, उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग सिखा सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी भाषा सीख लो, चाहे डुओलिंगो पर आप फ्रेंच सीख लो, आपके सामने इटालियन, जापानीज, रशियन, आपके सामने इटालियन, कोई भी भाषा जो आप सीखना चाहते हो वो सारी सारी भाषा आपको सिखाई जाती है डुओलिंगो पर। ई लाइब्रेरी और शब्दकोश, तो डिजिटल संस्थानों का विकास करना, तो आप क्या करते हो, अपने जो डिजिटल संस्थान होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, उनका विकास करने के लिए भी उनका उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब। भाषा प्रयोगशाला की बात करें, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष शिक्षण केंद्र है जहां पर तकनीक उपकरणों के माध्यम से भाषा को सुनने, बोलने व लिखने की दक्षता की जाती है। मतलब जहाँ था स्कूल मान लो थे, स्कूल के एक भाषा लैब है, लैंग्वेज लैब है, जठे थे के करोगा था ना, हिंदी तो है करती, हिंदी भी को नहीं आती, मारवाड़ी आती स्टार्टिंग में, है ना। फिर तन के हिंदी और अंग्रेजी सिखाई जाए, तो कहीं सिखाई जाए जब अलग अलग तकनीक अपनाई जाए, जब टीचर के करेंगा तन पहले कोई स्टार्टिंग अंदर खुद पहले पढ़ेगा, फिर सुनेगा, फिर धीरे धीरे थाने पढ़ना सिखाएगा कि ए फॉर एप्पल ऐ लिखो जा है ना, इन एप्पल बोलना है, एक और सेव है, पढ़ना सीखो। फिर एप्पल इज स्वीट लिखना सिखाएगा कि जो सेव है वो मीठा है ना, ऐसे सिखा पढ़ता नहीं पूरा सेव के बारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ लेगा। तो ये क्या पूरी तकनीक है, पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप हर चीज को सीखते हो। और जैसे तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके आप भाषा को सुनना समझ रहे हो, बोलना और लिखना समझ रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है, भाषा प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। पहली टेक्निक है श्रवण अभ्यास। ध्वनियों को अभ्यास से सुनना, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लिसनिंग जो प्रैक्टिस होती है उनका उपयोग करके क्या सीख सकते हो, ध्वनियां होती हैं उनको ध्यान से समझ सकते हो। जैसे जो टीचर बोल रहा है, जैसा हमेशा टीचर क्या कर दो कि बेटा मैं जो बोल रहा हूँ उन ढंगू सुनिया करो, ध्यान ढंगू सुनोगा जति ढंगू बोलना सीखोगा, और ढंगू जब सुनोगा ढंगू बोलोगा जने ढंगू लिखना सीखोगा। यह एक प्रक्रिया है, इन्हें याद कर लो, थारा कंपटीशन में भी आओगे रीट में, बात हरा नंबर को नहीं है खती मत तो रखो भाई जी, दो एक नंबर तो घर का नहीं बताया रही हो तो 15-20 नंबर है ना। तो यही है, इन सब चीजों को सीखो। सबसे पहली कौन सी टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को, लिसनिंग टेक्निक। ये कंपटीशन में आएगा, रीट और सी टेट में प्रश्न देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, अच्छे से समझो इस चीज को। श्रवण कौशल की बात करें, ध्वनियों को ध्यान से सुनना, जो टीचर बोल रहा है उसको अच्छे से समझ सुनना है। अच्छा, इसके लिए बच्चे को आपको तैयार भी करना है कि भाई वो थारी बात कम कम सुने। तो यही है कि ध्वनियों को शुरुआत में आपको बच्चे को अच्छे से सुनाना है, पहले लिसनिंग प्रैक्टिस करानी है, फिर प्रोनाउंस करेक्शन, सही ध्वनि और स्वरता का अभ्यास कराना है। तो फिर क्या करना है, फिर बच्चा के सामने बच्चा खड़े करो, किताब हाथ में दो, चैप्टर पढ़वाना शुरू करो, फिर क्या वो बोल बोल के सुनाओगे था। फिर वो जट्ठे गलती करे उन टोको, रामलाल बेटा इन श्याम बोलिया करी, श्यामू कौन बोलिया करी, समझ में आ गई। तो यही है, फिर बच्चा जहां पर गलती करे, जहां मैं कंप्यूटर बोलूं वो कंप्यूटर है ना। तो ऐसी जो बच्चा गलतियां करता है उसको क्या, उसको प्रोनाउंस में सही करवाना है आपको, और उसको सवर ताल का भी अभ्यास करना है कि कट्ठे भाई अब तन की चीज पर ज्यादा जोर देना है। कई बच्चा का सह में, रे में, टे में, है ना, इन शब्दों में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन है, बोलता बोलता बिना कुछ बोल जाएगा कम्युनिकेट बोल जाएगा। तो उन सब चीजों को बच्चे को अच्छे से समझाना ताकि उसकी भाषा है, सवर लय ताल वो भी अच्छी हो सके।
अगला क्या है, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने और समझने की जो क्षमता होती है, आप जो बोलते हो और समझने की क्षमता उत्पादित करनी है। फिर बच्चे को आपको क्या सिखाना है कि तब बच्चा वो आपकी क्लास में हर कुछ बोल रहा है ना। स्टार्टिंग में बच्चे नए नए आते हैं ना, तब उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या बोलना है, तो फिर उनको समझाना है कि क्या बोलना चाहिए और आपको कैसा समझना चाहिए चीजों को। समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी समझ लो कि जब आप बच्चे को वो 6th और 7th क्लास में आ गया, तब उसको ये समझो कि कोई भी शब्द का अपने भाषाओं को कैसे उपयोग करना है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को समझाने के लिए, और सही शब्दों का चयन कैसे करना है। समझ में आ गई। समझ में को नहीं मन भी रही बात में फिर से समझा दूं, जय मैं थान पढ़ाऊं लाग रही हूँ, है ना। अब मैं कोई भी चीज है, जैसे बोलने और समझने की क्षमता है, इनमें जो था डिटेल में जो जो चीजें बता रहे हो ना कि भाई बालक ने खड़े करना चाहिए, फिर उन्हें समझाना चाहिए, तो ये शब्दा को चयन है कोई भी चीज में। तो बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ी पहली क्लास का बालक ने थोड़ी भी रही चीज को, तो वो जो 6ठी 7ठी क्लास में जा, तब उन समझाओ कि जय थे पेपर में आंसर लिखो हो तो रटना की जरूरत को नहीं, उन पढ़ लो समझ लो और बाद में थारी भाषा भी लिख सको। तो उन समझाओ कि शब्दा को कहीं चयन करना है, कहीं उन उपयोग में लाना है, और कौन सा शब्द को कठे उपयोग करना है। इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जाना जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, सार्वजनिक बोलचाल में सहायक। फिर बच्चा आपका जब बोलने में अभ्यास प्रत हो जाए, तो उसको कहां पर लेके जाना, आपको सार्वजनिक बोलने का अभ्यास कराना है। जय थाने थोड़ी सी देर के लिए खड़े होकर दे स्टेज पे, पिंडी का अपन लाग जाए थरी, है ना। माइक्रो टीचिंग में थे, माइक्रो माइक्रो बोली टीचिंग तो थरी गायब हो जाए। याद करके हो सारा का सारा पर्सन, पहला पर्सन में या तो माइक्रो अलग टीचिंग अलग, टीचर बैठे बैठे यहाँ खड़े सुनो जाए तो ओया होना थे, है ना। हाँ यही करें, पढ़ा तो कदे जिंदगी मात को नहीं, और पढ़ा तो बाद में कदे बाहर में गया को नहीं। फिर तो मैडम है कहती प्रेयर करा दे बेटा, बेटो कहते ना मेरे अगला शामू ना कराओ, शामू डेली कराओ है, आज कर ले तो दिन को देखना पड़ता ना। तो यही है आत्मविश्वास में वृद्धि करनी। लेकिन अब थारकन जो बच्चा पढ़ेगा हुण का समय या समस्या नहीं आनी चाहिए जो थे गलती करेंगे। क्यों, जदि तो कोई समाज को भलो होगो, थे भी भाई गलती करे हो, थारो बेटो भी भाई गलती करे हो, थे पढ़ाओ वो भी वही गलती करे हो, पाके के फायदे हो थारो टीचर बनोगो। तो आपको क्या करना है, आपके जो बच्चा है उसको प्रोत्साहित करना है, उसको जिस भी विषय पर ज्ञान है, अया कौन खड़ो की जा अपना कल भारत और चाइना का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उन पर बोलना है, उसको इतना प्रोत्साहित करो कि आपको जिस भी विषय पर आता है उस पे उसको तैयार करो। चाहे तू क्रिकेट को मैच देखना बढ़िया लगा है, तो कल जो क्रिकेट का मैच होता है उस पे तुम बोल के सुनाओ। समझ लगा, पहले बच्चे को कक्षा में लाओ, फिर उसको कक्षा से स्टेज में प्रेयर पर लेकर जाओ, ताकि उसको क्या आत्मविश्वास हो, या थारी पिंडी का पे ना या उनकी नहीं कापनी चाहिए बात में। अगला क्या है, फोनेटिक साइंस। फोनेटिक साइंस क्या होता है, द्वितीय विज्ञान। फोनेटिक साउंड है मतलब जो साउंड साइंस, सुनने की कला को कहा जाता है, जो मानव भाषण ध्वनियों और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कि भाई जय मालियो मैं थान बोल के पढ़ा रही हूँ, मेरे शक्ल तो देखी को नहीं थे, है ना। तो मैं जो तकनीक को उपयोग कर रहा हूँ, जो साउंड का, जिन शब्दों का चयन करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे मेरी समझाने की तकनीक है, इसका वैज्ञानिक ढंग से अगर अध्ययन किया जाए मेरी ध्वनि का, उसी को क्या कहा जाता है, फोनेटिक साउंड साइंस के नाम से जाना जाता है, द्वि विज्ञान के नाम से, ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। द्वि बोल रहा हूँ। उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान, तो उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान क्या क्या होती है, आर्टिकुलेटर कुलेटरी फिनोटिक्स क्या होती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जया मान लो कि देखो डफ बजाओ तो डफ में अलग आवाज आओगी, है ना। फिर क्या होगी, पिपो बजाए वो अलग आवाज आओगी, फिर सहनाई बजाई वो अलग आवाज आओगी, बांसुरी बजाई वो अलग आवाज आओगी, है ना। आपको अगर थप्पड़ मार दो वो अलग आवाज आओगी, सारी चीजों में अलग अलग प्रकार की आवाज आई है ना। तो वो क्यों आई है, इस चीज का अगर आप अध्ययन करते हो तो इसी को क्या कहा जाता है, उच्चारणात्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। या तो कोई चीज ना बाजार में है। दूसरी बात, सौरन, कै बोले जना अलग तरीका से थान ध्वनि बाहर निकलेगी, टै बोलो जो अलग प्रकार की निकलेगी, च बोलो जो अलग प्रकार की निकलेगी। तो ये जो इस प्रकार की जो ध्वनि होती है, इनके अध्ययन को भी क्या कहा जाता है, उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ध्वनिक ध्वनि विज्ञान क्या होता है, ऑकस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है, ध्वनि के तरंगों और गुण। क्यों, कोई भी ध्वनि निकला बा तरंगाओं निकला है। समझ में आ गई। अब थे को मान मैं तो कदे देखी ना तरंग, तो थान दिखे को नहीं वो तरंग कैसे निकलती है। आप कभी भी क्या करना, कोई भी जो तबलो गो, डफ गो, कोई भी चीज होगी, उसको एक बार आप पीटना, मतलब उस पर मारोगे तभी तो आवाज निकले, तब उसमें वाइब्रेशन दिखाई देगा आपको, है ना। कोई भी चीज सेंसिबल है तो उस पर मार के देखना आपके, तो उसमें क्या आपको वाइब्रेशन दिखाई देता है, और उसी वाइब्रेशन से निकलती है ध्वनि। समझ में आ गई। तो वो तवरों है,
कैसी तरंगे निकल रही हैं और उनका कैसा गुण है। अलग अलग प्रकार की तरंग निकलती है, उसी का अलग अलग गुण होता है। इसी वजह से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहा जाता है? ध्वनिक ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। श्रवण ध्वनि विज्ञान, ध्वनि को सुनने और समझने की प्रक्रिया। अच्छा, फिर कई थे जो संगीतकार है ना, जो उनकी संगीत बढ़िया हुआ है, वह क्या खिंगा बट डप ना बज मतलब मान लो डप को एग्जांपल लो कि अपनी साइड में बहुत ज्यादा चल है, तो वो बजाता ही आदमी ने कहा यार मजो को नहीं आ रही, इको तो डप लिया बट वो बंदेड़ी को नहीं, उनके कहीं मेरा पट्टे हुआ यार, है ना? क्यों बेरो पाट्यो? क्योंकि उसको ध्वनि का सुनने की समझ है उसके अंदर। जना बेरो पाट्यो अपना है को नहीं जा अपना तो चाहे चाहे बढ़िया बाजो चाहे घटिया बाजो, बात तो रही है ना। समझ में आ गया ना? अब कोई कलाकार है, वो मान लो कि सितार बजावा है, तो सितार का जय हाथ लगा के दो एक बार तार का हाथ मारियो, हाथ मारता है बता दो कि तार ढंगो कभी को छेड़ा कठे कमी रह रही है, जब दे लिया के स्क्रून कस दे वो। क्यों? क्योंकि उन बेरो है, उन ध्वनि की समझ है। सितार में कहीं की आवाज निकले अलग तार रह जा, अया की आवाज निकले भारी हो जाता है की निकले। समझ में आ गया ना? तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? जब इस प्रकार की ध्वनि को समझने की आपकी क्षमता जाए और आपको वैज्ञानिक ढंग से समझते, उसी को क्या कहा जाता है? श्रवण ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है साहित्यकार परिचय। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने साहित्यकार हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। 3-4 साहित्यकारों का नाम दे रखा है, उनका बारे में पढ़ना अपना। सबसे पहले कौन है? कालिदास। तो संस्कृत के सबसे महान कवि और नाट्यकार हुए कौन थे? कालिदास। संस्कृत के सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में किसको जाना जाता है? कालिदास को जाना जाता है। भाई थे भी कदे तो नाम सुने होगो कालिदास को, पढ़ा हो तो जरूर सुने होगो। अगला क्या है? प्रकृति वर्णन और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि। तो इन्होंने दो चीजों का रचनाएं पर प्रमुख ध्यान दिया। पहला क्या था? प्रकृति पर। प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आपके सामने अब भी इन्होंने जो अलग अलग प्रकार के मेघदूत में, जिसमें जो बादलों को इन्होंने जो विरह के रूप में दिखाकर कितना सुंदर रचनाओं का रचना की है। समझ आ गया? तो प्रकृति को और श्रृंगार रस को, श्रृंगार मतलब प्रेम से संबंधित जो रचनाएं रखी, उसके अद्वितीय कवि थे। इनके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य की रचना की और दोनों का अच्छा सामंजस्य भी देखने को मिलता है। प्राकृतिक चीजों को इन्होंने अपने मानवीकरण करके बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से हैं। इन्हें भारतीय संस्कृत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आ गई? इतनी चीजें याद कर लियो, बाकी पर मैं अलग से जो क्लास लेऊंगा और भी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। अगला कौन है? तुलसीदास। अवधि भाषा के भक्तिकालीन कवि कौन थे? तुलसीदास को जाना जाता है। तो अवधि भाषा है, उसके जो भक्तिकालीन कवि के रूप में अपन किसको जानते हैं? तुलसीदास को जानते हैं। और पहली बात है, तुलसीदास है वो किसके भक्त कवि हुए थे? ये आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। इनकी प्रमुख कृति का क्या नाम है? रामचरितमानस इनकी प्रमुख कृति का नाम है। अन्य रचनाएं विनय पत्रिका व कवितावली है, वो इनके द्वारा लिखी गई है। समाज में भक्ति और नैतिक मूल्यों का इन्होंने सदृढ़ किया है। साथ के साथ इन्होंने क्या किया है? समाज में जितनी भी भक्ति और जो नैतिक मूल्य है, इनको इन्होंने देने का कार्य किया है। भगवान श्री राम को इन्होंने सिर्फ देवताओं से ज्यादा एक चरित्र पुरुष के रूप में, मर्यादित पुरुष के रूप में एक रचना करने का किसका काम है? तुलसीदास को ही योगदान जाता है। अगले वाला है विलियम शेक्सपियर। तो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार और कवि, जहाँ तुलसीदास और अपने कालिदास है ना, यहाँ अंग्रेजी भाषा में कौन है? विलियम शेक्सपियर। द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ नाम की जो कविता चले करती पढ़ी होगी थे भी कदे न कदे, वो किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। बहुत काफी अच्छी रचनाएं विलियम शेक्सपियर की, जैसे हेमलेट हो गया, ओटेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, रोमियो हो गया और रोमियो एंड जूलियट हो गया। तो इनको पढ़ोगे, ये काफी फेमस रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना, पेपर में प्रश्न भी आएगा और इनको करके आना। उनकी